नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम फिर से बात करेंगे गाज़ा, हमास, इज़राइल इत्यादि इत्यादि, साथ में कुछ और दूसरी चीज़ें भी, यूक्रेन भी है, ईरान भी है। और हमारे साथ हैं सुमित पीर जी। सुमित जी, हॉस्पिटल पर बम किसने मारा? बम था, सबसे रॉकेट था, मिसाइल थी, क्या था? सबसे पहले संजय सर, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम और शो पे बुलाने के लिए बहुत आभार और साधुवाद। तो मुझे आज नवरात्र के दिन चल रहे, तो माता दुर्गा का नाम लेते हुए जय माता दी कहते हुए आरंभ करते हैं। सर, ये जो हमास वमास है, ये क्या है? ये जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है, इसको ये 21वीं सदी में चलाना चाहते हैं। और इनको शायद लगता है अभी भी वो तलवारों और बरसों और फरसा तीर कमानों का दौर है कि हम घोड़े पे चढ़ के आएंगे और दुनिया को डराएंगे। अब आप हॉस्पिटल की बात करें, हॉस्पिटल पे जो मिसाइल गिरा वो चलाया था इस्लामिक जिहाद ने। इस्लामिक जिहाद हमास की एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, वो मिसाइल चलाया था इजराइल के सिविलियंस पे। पर वो मिसाइल गई, गलत हो गई। चाइनीज माल है ना, सारा माल तो चाइनीज है, वो पलटी और हॉस्पिटल पे गिरी। चाइनीज माल था तो मतलब, तो जब ये हॉस्टल पे गिरा, तो अब आप देखिए सर, जब ये हॉस्टल पे गिरा तो एक यहाँ दो तीन सब प्रश्न आते हैं। पहली बात है, अच्छा, तुमने वो कह रहे हैं मिसाइल चलाई। हॉस्पिटल पे गिरा भी नहीं, हॉस्पिटल के पार्किंग लॉट में गिरा। बिल्कुल वही मैं आने वाला था। तो अब देखिए, पहला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है। भैया, तुम ये मिसाइल चला रहे थे इसराइल के नागरिकों को मारने के लिए। पहली बात, जो कोई नहीं, जो जिस पर कोई बात नहीं करा, तुम हजारों मिसाइल चला रहे हो। तुम्हारा टारगेट है यहूदी, यहूदी बच्चा, यहूदी बुढ़ा, यहूदी औरत, किसी कोई भी यहूदी मरे, ये तुम्हारा टारगेट है। पहली बात। दूसरी बात, जब तुम्हारी मिसाइल जाके तुम्हारे पार्किंग लॉट में गिरती है, वो फट जाती है। फट जाती है तो तुम कहते हो भाई ये इसराइल ने आईडीएफ ने हमला किया, वो किया। अगर आपने वीडियो देखी हो सर, तो इसमें एक सेकेंडरी ब्लास्ट भी होता, पहले इंपैक्ट होता फिर सेकेंडरी ब्लास्ट होता। सवाल ये है, अगर पार्किंग लॉट में मिसाइल गिरी, अगर अस्पताल की दीवारें जो टीवी पे हमने देखा अब भी खड़ी है, तो ये 500 लोग कहां से मरे? 500 डेड बॉडीज किसी ने नहीं देखी, ना इन्होंने गिनवाई, ना इन्होंने बताई कि अरे जी 500 लोग मर गए तुरंत। सीधा 500, ना 450, ना 400 बात करना, 511 ना 370, सीधा 500 मरे। पहली बात। दूसरी बात, ये जो सेकेंडरी ब्लास्ट हुआ, जो ऐसा लगता कि नीचे से कुछ फटा, मतलब नीचे कुछ था। उस हॉस्पिटल के अंदर क्या था? कहीं उसके अंदर एम्यूनिशन डंप तो नहीं था? क्योंकि हमास जो है, ये अस्पतालों में, मस्जिदों में, स्कूलों में, लोगों के घरों में एम्यूनिशन डंप बनाते हैं। क्या उस अस्पताल के अंदर एम्यूनिशन डंप नहीं था? चौथी बात, जब पर्चे डाले गए थे, भैया ये अस्पताल खाली कर लो, ये रेड जोन में आ गया है, इसमें आप पेशेंटों को निकालो, आपने बोला हम नहीं निकालेंगे, हम यही मरेंगे। भाई, अगर आपकी मंशा ही मरने की है, तो फिर आप फिर क्यों कह रहे हो इसने मारा, इसने मारा? और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इजराइल में हुआ, लोगों ने कहा यार बेंजामिन नेतन्याहू की गलती है, उसके कारण हुआ। इजराइल की आईडीएफ नहीं प्रोटेक्ट कर पाई इजराइल, उनकी गलती है। अब मुझे बताइए, जो कुछ गाजा में हो रहा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस्माइल हनिया की। गाजा किसके अंडर है? इस्माइल हनिया के अंदर। अगर बेंजामिन नेतन्याहू की गलती यहाँ है, तो यहाँ भी इजराइल की गलती, वहां भी इजराइल की गलती। मतलब तुम आके मारो तब भी इजराइल की गलती, जब तुम्हारा रॉकेट फटे तब भी इजराइल की गलती, जब इजराइल का एयरफोर्स ठोके तब भी इजराइल की गलती। तो तुम ऐसा कर लो भैया, तुम सारे मुजरा करना शुरू कर दो, क्योंकि सब, तुम्हें तो ये कहना इजराइल की गलती है। मुझे बताइए, अगर ये जो गाजा में हो रहा है, ये इस्माइल हनिया की गलती नहीं तो और किसकी है? अब पीछे खबर आई थी कि उसके जो भाई का परिवार वगैरह है, उस पर अटैक हो गया, 14 लोग मर गए। और ये भी खबर है कि इस्माइल हनिया की दो बहनें इसराइल में रहती है, दो सगी बहनें इसकी इसराइल में रहती है, वो यहाँ नहीं रहती। खुद ये कतर में बैठा है, इसका परिवार कहाँ है कहाँ नहीं है किसी को नहीं पता। कोई मतलब खबर तो ये भी है कि इसके ग्रैंड चिल्ड्रन भी मर गए हैं। अब देखिए, हम किसी की मौत पे खुश नहीं होते, पर अगर तुम ये जहाद की दुकान 21वीं सदी में चलाओगे और लोगों को मारने के लिए हजारों रॉकेट छोड़ोगे, अगर तुम्हारे पे एक रॉकेट वापस आ गई, तुम्हारी फायर की हुई चाइनीज माल तुम पे फट जाता है, हाय अल्लाह काफिरों ने ये क्या कर दिया। मतलब ये जो तुम्हारा दोहरा चेयर हाँ, चरित्र है, जो वैसे तो तुम्हारी, चीन भी काफिर है, तो ये काफिरों ने धोखा दे दिया, ये कह सकते हाँ, हैं। मैं सारे काफिर है सर। देखो, काफिरों का माल काफिरों पे टारगेट, तो आके तुम पे फटा। भाई तुमने ये क्या कर दिया? फिर रोगे तो भाई तुमने ये क्या कर दिया। हम किसी की मृत्यु को लेकर कुछ नहीं है, बट एक बार बताओ यार, जब तुम वहां बच्चे मार रहे थे, तुम हजारों रॉकेट चला रहे थे, आप परिकल्पना कीजिए संजय सर, यदि इसराइल के पास आयरन ड्रोम नहीं होगा, कितनी हत्याएं होगी वहां, कितने लोग मरेंगे वहां। तो मतलब जो तुम करो वो सब ठीक, जो तुम करो वो सब जहाज, जो तुम कहो वो लिबर्टी, वो हमारा जी, हमारा हमको जी इसको यहूदियों को मारना। और हमास का चार्टर कहता है,
दुनिया भर में जहां भी कोई यहूदी हो उसको मुझे मारना है, ये तुम्हारा चार्टर कहता है। और जब तुम्हारे ऊपर रॉकेट तुम्हारी ही गिरी, हाय अल्लाह, काफिरों ने क्या कर दिया, मार दिया मार दिया मार दिया। अब आप देखें सर, रॉकेट के बाद इन्होंने एम्बेसी जला दी है यूएस की बेरूत में, इन्होंने इसराइल की एम्बेसी जला दी बेरूत लेबनान में, टर्की में यूएस की बेस पे हमला करने गए थे, जॉर्डन में ही हमला करने गए, यूएस यूके फ्रांस हर एक की एम्बेसी पे इन्होंने हमला किया। क्यों? क्योंकि हमास की रॉकेट, जो इस्लामिक जिहाद है हमास का एफिलिएट है, उसकी रॉकेट उनके अस्पताल पे गिर थी और गाज गिर रही है एम्बेसियों पे, यूएस की, यूके की, फ्रांस की, इसराइल की। इससे बड़े हिपोक्रेट, इससे बड़े डरपोक आपने देखे हैं? भाई अगर तुम सुरमा हो, अगर तुम भाई बहुत काबिल हो, तुम बहुत बड़े जहादी हो, गाजी हो, गजनी हो, तो इसराइल की सेना से मुकाबला करो ना। बच्चों का गला काट रहे थे, औरतों को रेप कर रहे थे, बेचारे बुड्ढों को मार रहे थे, 95-95 साल की महिलाओं को उठा के ला रहे थे, इसमें कौन सी बहादुरी है? कल कल परसों फ्रांस की घटना देखिए संजय सर, एक जहादी हॉस्पिटल में घुसता है, एक महिला 93 ईयर्स की, एक महिला 95 साल की, वो बेचारी आईसीयू में, उनका जाके रेप कर देता है। 93 ईयर्स से 95 ईयर्स, और एक महिला तो बेचारी शी पास्ड अवे बिकॉज शी कुड नॉट हैंडल द ट्रॉमा। आप सोचिए, आईसीयू बेड में लेटी हुई महिलाओं का हॉस्पिटल में घुस के रेप करना, ये इनकी असलियत है। दूसरी असलियत बताऊं, एक एक भाई साहब आए थे, ये जादी भाई साहब बांग्लादेश से, ये पहुंच गया जी यूके। यूके में 13 साल की, 2 दिन हो गए यूके में लैंड किए स्टूडेंट वीजा पे, एक 13 साल की बच्ची का रेप करने की कोशिश कर रहा था। जब लोगों ने पकड़ के घेरा, मारा, बोला तू क्यों कर रहा है बच्चे के साथ? कहता है ये बच्चा नहीं है, इसको प्यूबर्टी आ गई है, इसकी उम्र 13 साल से ज्यादा है। तो मतलब क्या कह रहा? तब मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ, इसकी उम्र 13 साल है। मतलब बच्चों के सर काटना, बच्चों को जिंदा जलाना, औरतों को माले गनीमत समझना, 95 साल की औरतों के साथ रेप करना, 13 साल की बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश करना, ये प्रवृत्ति है सर, ये प्रवृत्ति है। और इसी के नाम पे इनकी दुकान चलती है। अगर तुम सुरमा हो तो जाके इसराइल की सेना से लड़ो ना। ये औरतों और बच्चों का रेप कर करके, और ये बुड्ढों को मार के, ये बच्चों का सर कलम करके, ये बच्चों को जिंदा जला के, तुम क्या कौन सी बहादुरी प्रूव करना चाहते हो? कौन से जहाद की बात करते हो? ये है क्या जहाद? ये है क्या जहाद की असलियत? नहीं, इतना जहाँ है तो यही तुम्हारा जहाद? है, तो यही है। आप पढ़िए इनका चार्टर, आप चार्टर पढ़िए। चार्टर में साफ-साफ लिखा हुआ है कि भई जो मुसलमान नहीं है वो इंसान नहीं है। तो भाई ज जानवरों के साथ तो फिर कैसा भी सलूक किया जा सकता है ना। ये जो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ना सिविलियन और कॉम्बैटेंट, ये पूरा का पूरा जो है ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का या ईस्टर्न सिविलाइजेशंस का, जो सिविलाइजेशंस हैं, ये उनके जी। कॉन्सेप्ट हैं। ये मुजाहिदीन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब जिहाद डिक्लेयर हो जाता है, तो सारे के सारे मुजाहिदीन हैं, सब के सब। और इसलिए सब मरने के लिए तैयार हैं। वो तो कहते ही हैं कि भई वी लव डेथ। तो जो लोग सारी की सारी उनको कहते हैं ज़िंदगी जो है वो आखिरत के बाद शुरू होती है। तो दे जी। वांट दैट द वर्ल्ड बी डिस्ट्रॉयड। तो जी आप ये जो कॉन्सेप्ट ला रहे हैं यूनिवर्सल मोरालिटी वाले, वो इसमें नहीं चलेंगे। सर। जी, और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबको याद दिला दें एक बार, डीएफआई जयपुर डायलॉग्स 2023 4 और 5 नवंबर को सुमित पीर जी भी वहाँ होंगे। और बस आपसे ये अनुरोध है कि ये जो हमारा जो सपोर्ट है, वो 100% करना है। अभी 85% है, तो ये क्यूआर जो आपको दिख रहा है ऊपर, इस क्यूआर को स्कैन करें और हमें सपोर्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, सुमित जी, जी तो सर। कॉन्सेप्ट तो ये है, जहाँ तो आप जो है वो कह रहे हैं कि साहब की जो इज़राइली हैं वो इंसान हैं ना? इज़राइली इंसान कैसे हो सकते हैं? इज़राइली इंसान नहीं है। 8.55 देख लीजिए बड़ी किताब का, और 98.6 देख लीजिए। तो 8.55 कहती है वर्स्ट ऑफ एनिमल्स, और 98 पॉइंट्स कहती है कि भाई वर्स्ट ऑफ क्रीचर्स। तो वो कीड़े-मकोड़े भी नहीं है ये। तो इनके लिए क्या आप उनको इक्वेट करते हैं साहब हमारे जिहाद वालों से? गलत बात है। आप जो गलत है बात है, वो सही कह रहे हैं। आप दुश्मन हैं। आप जिहाद के दुश्मन हैं, इसलिए आप इस्लाम के दुश्मन हैं। सर वैसे मैंने कहीं देखा था और पढ़ा था कि अब ये इतने बहादुर और इतने मर्द मुजाहिद हैं कि पाकिस्तान में तो एक ये जो कोई प्रोविंस है
वहां तो ये बकरियों को नहीं छोड़ते, और अभी सुना कि मुर्गियों को भी नहीं छोड़ते। तो ये भी कहीं कुछ है ऐसा भी मेंशन बकरियों और मुर्गियों को छोड़ के लेके? मुझे इसके बारे में क्या है? आप ऐसा करें, हमारे यहाँ फतावा आलमगीरी के वॉल्यूम 3 का पूरा का पूरा तर्जुमा करके, ट्रांसलेशन करके हमने डाला हुआ है। बाकी जो वॉल्यूम्स है उनका चल रहा है। तो उसमें जो आती है आपकी एक चैप्टर है हुदूद। जी। तो वो हुदूद का जो चैप्टर है उसको पढ़े, उसमें सब लिखा है कि आपने अच्छा। बकरी के साथ किया तो क्या होना चाहिए, आपने एक्स वाई जेड के साथ, उसको बोलते हैं तहीमिया। तो अच्छा, तहीमिया बोलते टेक्निक्स। हैं, और हाँ, उसका नाम है तहीमिया। तो तहीमिया जी। में आपके ऊपर कोई दोष नहीं आता। लावतात अच्छा। में आता है। लावतात इज होमोसेक्सुअलिटी। लावतात अच्छा। में फिर आप जो है आपके ऊपर हद बांध दी जाएगी, और उसमें जो है इमाम आपको कत्ल का हुक्म सुना सकता है, आपको कत्ल करवा सकता है। तो लावतात इज वेरी बैड, होमोसेक्सुअलिटी, बट तहीमिया इज परफेक्टली फाइन। इसलिए वो लावतात नहीं करते, तहीमिया करते हैं। अच्छा सर, ये तहीमिया में मुर्गी भी अलाउड है क्या? ये हाँ, मेरे को सब पता नहीं मुर्गी था। बकरी, पता नहीं, अच्छा। अंडे के साथ कर सकते होते तो अंडा भी है इसके लिए अलाउड होता। अच्छा, ये समझना पड़ेगा, नई फिजिक्स है ये। अच्छा चलिए अरे सर, आगे हमारे चलिए। वेबसाइट पे पड़ी हुई है ना, पढ़िए तो उसको पूरा। हाँ मैं पढ़ लूंगा हंसते सर, हंसते आप आपके बोल। पेट में बल पड़ जाएंगे, आप पढ़िए तो उसे। मैं तो अभी सोच रहा हूँ मेरे पेट का क्या होगा। तो अभी लिंक भेज चलते देता हैं हूँ मैं सर आपको। आगे। जी अभी आगे चलते हैं सर। ये देखिए कि अभी जो 1400 साल पुरानी बर्बरता थी वो अब भी है। इस युद्ध से, इससे एक चीज साबित हो गई। जो हमारे वेस्ट में रहने वाले क्रिश्चियन लोग सोचते थे भाई हम इनको पैसा देंगे, इन्हें संपन्न करेंगे, सुधर जाएंगे, नहीं सुधरा। और जो दूसरे तरह के लोग हमारे बैठे थे, देखिए दो चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है। उन्हें लगा चाइना को पैसे देंगे, चाइना डेमोक्रेटिक होगा, चाइना भी डेमोक्रेटिक नहीं हुआ। ये सारे अगर आप प्रकरण देखें सर, इसमें जो कोई बात नहीं कर रहा, इसका रियल विलन कौन है? रियल विलन इसका है बराक हुसैन ओबामा। देखिए जी अगर आप जी। इस युद्ध की परिकल्पना करें संजय सर, पैसा कहां से है? पैसा आया चाइना से और पैसा आया ईरान से। आपको याद होगा ओबामा से पहले ईरान का $4 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। ईरान को इजाजत थी 3.5 लाख बैरल दिन में बेचने के तेल, ताकि उनका दाल रोटी कुछ खाना पानी चले। ओबामा ने आते ही सैंक्शन हटा दी, मिलियंस ऑफ बैरल तेल बेचने लगे। आज ईरान के पास $80 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जिनके पास 4 बिलियन था। अगर वही परिस्थिति होती आज ये रेत खा रहे होते। अब ये हम कतरियों की बात कर रहे, कतरी सामने आ रहे, खुल के कह रहे कि भाई हम सपोर्ट करेंगे। ये मुल्ला मुनीर 3 दिन पहले कतर के आर्मी चीफ से मिला था। वो कतर का आर्मी चीफ पाकिस्तान आता है, ठीक है जी। इस इंसिडेंट से पहले मुल्ला मुनीर हमारा कहाँ पहुंचा जी? ईरान। और ये जो ईरान पहले कह रहा था मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, इसका विदेशी मंत्री इस्लामिक जिहाद से ये मिलता है, हिजबुल्लाह से ये मिलता है, अल हलाली से ये मिलता है जिसके पास 5 लाख लड़ाए थे, हुतियों से ये मिलता है, ठीक है जी, कुर्दों से ये मिलता है। जितने जिहादी संगठन है, हसन नसरुल्लाह से मिलता है, इस्माइल हनिया से मिलता है, खुलेआम मिलता है। तो मतलब जितने जिहादी संगठन है उन सबसे मिलता है। संजय सर स्थिति ये है आज के डेट में, इसराइल को घेरे हुए करीब करीब 15 लाख जिहादी, 1.5 मिलियन जिहादी। और कल परसों ईरान ने एक ऑनलाइन वो भर्ती चालू कर दी, और ईरान कह रहा मैंने 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख जिहादी और भर्ती कर दिए, जिसमें बच्चे भी हैं। और आपको याद दिला दूं सर, और ईरान के पास 9 लाख की सेना और है। तो अगर आप इनका नंबर जोड़ लें तो ये करीब 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 करीब, चलिए एग्जैजरेशन वगैरह इधर उधर भी छोड़ दे, तो 30-40 लाख लोगों का नंबर बनता जो अभी इसराइल को घेरे हुए हैं। और अगर इनका इनमें बस से चले, ट्रेंड कितने हैं? ट्रेंड तो इनमें से मोस्टली तो जहादी ही है। ट्रेंड क्या होते हैं? ट्रेंड ये तो जहादी, इनको AK-47 चलानी आती है, क्लाशनिकोव चलानी आती है, आरपीजी चलानी आती है। और वैसे भी दूसरी बात ये है ना संजय सर, ये मरते तो है नहीं। मरते तो आप और हम जैसे लोग हैं, ये तो शाहिद हो जाते हैं ना। इनके लिए देयर इज नथिंग कॉल्ड डेथ, कि अगर हम रिलीजियस कॉज पे मर गए, हम शाहिद हो गए। शाहिद हो गए तो वहां उठेंगे, यहाँ नहीं, मरे शहीद वहां हो गए। उठे। शहीद और शाहिद में फर्क है। शाहिद कहते हैं ना, ये मिडिल नहीं, ईस्ट में तो शाहिद शहीद कहते हैं शहीद ये। शहीद 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 जो अच्छा है, वो वेल जो गुड। मरता है वो शहीद होता है। शाहिद वो होता है, शाहिद कहते हैं विटनेस को। अच्छा ये तो कहते हैं शाहिद हो गया, मैंने कहा चलो ये नया शहीद अब हो गए, शहीद शहीद। हो गया। तो हम्म। वहां तो इसको मतलब 72 हो रहे, दूध की नदियां, हनी की नदियां, दिन भर ये
अपना जो भी करता रहेगा करेगा, जवान नहीं जवान रहेगा, ऐश करेगा। ये तो सोच रहा है यहाँ तो कोई पूछता नहीं है, तो कुत्ता भी नहीं पूछता, वहां तो भागकर पूरे मिल रही है। तो ये तो मरने की रेस में लगे, जैसे आपने कहा ना, मरने की रेस में लगे हैं। तो इनको क्या, इनको बंदूक पकड़ा तो बोलो जाके मर जाए, ये तो आ जाएंगे लड़ने। अब आज देखिए, आज सुबह हूती भी कह रही थी हम जिहाद करने के लिए तैयार है। लेबनान के बॉर्डर पे आपके इराक से जितने कुर्द वगैरह थे ये सब पहुंच गए हैं, कह रहे बॉर्डर खोल दो, हमें जिहाद करना है। और सॉरी, जॉर्डन के बॉर्डर से, लेबनान के बॉर्डर से लोग कूद कूद के जा रहे हैं। ये हिजबुल्लाह कहता जी हमारे पास 1 लाख की सेना, हमने मुंह कर दी, हमारे पास 1.5 लाख तो रॉकेट है, हमारे पास 14,000 15,000 सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, और वो आयशा मिसाइल पीछे हमस ने चलाया 250 किलोमीटर रेंज वाली, कर एक और मिसाइल चलाया। जर्मनी के जब वहां वो चांसलर जाते हैं तभी ये एयरपोर्ट पे हमला करते हैं, और वो उनको जमीन पे लटाया जाता है। यूके वाला जाता है, उसको बंकर में ले जाया जाता है। और सबसे बड़ी चीज आप देखें संजय सर, जो बाइडेन से कोई अरब नेता नहीं मिला। इतना बड़ा स्नब यूएस के प्रेसिडेंट को, वो जब जब जहाज में बैठे सब मिलने को तैयार थे, जब जहाज उतरता है तो कहता जी कोई मिलने को तैयार नहीं, सब भाग गए। तो केवल वो इजराइल गए। पीछे एंथनी ब्लिंकन को एमबीएस ने 14 घंटे मतलब ना ठहरवाया, नहीं मिला उससे। 14 घंटे बाद जब उससे मिलता तो उसके पीछे यूएस का झंडा नहीं है। दिस वाज बाय पर्पस, यूएस को ह्यूमिलिएट करने के लिए। अब ये जो यूएस कहता है मैंने इनको खाद पानी दिया, बड़ा किया, मेरे एलाई है, तुम्हारा स्ट्रेटेजिक एलाई है कतर। और कतर में कौन बैठा है? इस्माइल हनिया। और जब ये यहूदियों को मार रहे थे तो वो नमाज शुक्राना अदा कर रहा था कतर में। और कतर किसका एलाई है? यूनाइटेड स्टेट्स का। टर्की में यूनाइटेड स्टेट्स की बेस पे हमला हो जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स की बेस पे हमला हो जाता है। एमबीएस तुम्हारा झंडा नहीं लगाता, एक भी अरब का नेता तुमसे मिलता नहीं है। और ये कहता है यूएसजी में मैंने ये मिडिल ईस्ट की मेरी पॉलिसी है, मैंने ये किया है। और ये जो बराक हुसैन ओबामा था, इसने चाइना को भी खड़ा किया, इसने ईरान को भी खड़ा किया, और इसके पास यूएस के सारे राज हैं। और इसकी जो वो थी सुजैन राइस, जो बाइडेन के कान में आके बोलती थी पॉलिसी क्या चलानी है तूने, और जो बाइडेन को कहाँ लगाया इसने? जो बाइडेन को इसने लगाया यहाँ रशिया में। दिक्कत कहाँ है? चाइना में। अब देखिए, वहां भी लड़ना है, यहाँ भी लड़ना है। इनकी ट्रेजरी सेक्रेटरी कहती थी हमारे पास पैसा दोनों जगह लड़ने के लिए, हमारे पास हथियार भी, हथियार लाना बनाना उसमें भी तो टाइम लगता है। और चाइना क्या चाहता है? चाइना चाहता तुम्हारा आर्सेनल नीचे जाए ताकि वो अपना कुछ हमाकत कर ले यहाँ पे। और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें, 4 दिन पहले हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ क्या कहता है? भाई मेरा पहला दुश्मन है यहूद, उसके बाद है क्रिश्चियन, और उसके बाद है हिंदू। तुम हिंदुओं ने जो सपोर्ट किया है इसराइल को, भारत ने, तुम भी मेरे दुश्मनों के चार्टर में चढ़ गए हो। तो अब ऑफिशियली हिजबुल्लाह कहता कि माय एनिमी नंबर 3 इज हिंदूज। ये उसने नोटिफिकेशन वगैरह भी जारी कर दी है। तो अगर आप देखेंगे तो लेकिन ये 3 जो नंबर पे क्यों लड़ाई, है? नहीं पाकिस्तानी तो बहुत क्रिश्चियन, नाराज होंगे। नहीं क्रिश्चियन क्रिश्चियन ज्यादा है ना सर, आबादी ज्यादा, तो पहले उन पे टाइम लगेगा। यहूदों की आबादी कम है, फिर क्रिश्चियनों की आबादी ज्यादा, फिर हम पे आएंगे। तो तीसरा नंबर हमारा डिक्लेयर कर दिया कि भाई हमें करना है। बट इनको पता नहीं ये चीज का कहाँ भ्रम है कि यार ये ना, उन्हें वही वो घोड़े वाली बात है, घोड़े पे तलवार लेके आएंगे और लोगों के सर कलम करते चलेंगे। भाई अगर आज अमेरिका चाहे, इस तुम्हारे पूरे खित्ते को रेगिस्तान बना सकता है। फिर रेगिस्तान बनोगे, घास का तिनका नहीं उगेगा, ये भूल जाते हैं। ये जो जहादी वहादी है, धरे के धरे रह जाएंगे, कुछ पता भी नहीं लगेगा कब गए, इवेपोरेट हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। ये ना दुनिया की पेशेंस को ना सर, ये दुनिया की पेशेंस के साथ अब खेल रहे हैं। अब ये जो यूएस का ये जो हाल हुआ, और जो यूएस के लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, ओबामा तुम्हारे लिए क्या कर गया, यहाँ खड़ा कर गया ईरान, यहाँ खड़ा कर गया चाइना, भुगतो, निपटो अब, और लाओ अपने लोग, मरवाओ अपने लोग, करो अपना असला खारी, फंड करो लड़ाई। और सुजैन राइस क्या कह गई बाइडेन को? भाई तेरा दुश्मन कहाँ है? रशिया है। और अब सुजैन राइस को निकाल दिया, सुजैन राइस को निकाल दिया, तो अब इस चीज का अध्ययन कर रहे कि वो कितनी बार व्हाइट हाउस आई थी, उसको सीआईए देख रही है। अरे मतलब अब भी ओबामा के पास पूरी सत्ता है, अब भी ओबामा बैकएंड से सत्ता चला रहा है। और जो बाइडेन की हालत है ना सर, मेडिकल हालत, अब आप इमेजिन कीजिए अगर ये दद्दू हॉस्पिटल वगैरह पहुंच गए, जिसकी पूरी संभावना है, और ये कमला बहन जी सत्ता में आ जाती है, और ओबामा का पूरा क्लैन अंदर सक्रिय है, यूएस कहां जा सकता, कहां जा रहा है, और कहां जाके लैंड करेगा, भगवान ही जाने इसका। तो दैट इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस मुझे इनको ये समझ नहीं आ रहा, आज भी ओबामा हमास को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, आज भी ओबामा ये नहीं कह रहा। और ये अमेरिकन क्या करे, टू स्टेट में 2 स्टेट बनाओ। अरे भाई
अगर 2 स्टेट सोल्यूशन चलता, भारत और पाकिस्तान को 2 स्टेट बने तो 75 साल हो गए। वो चला क्या? सबसे ज्यादा आतंकवादी कहां से आ रहे हैं? 2 न्यूक्लियर पावर्ड नेबरहुड कहां पे है? सबसे ज्यादा लड़ाइयां कहां लड़ी गई इस खित्ते में? आज भी हम आतंकवाद को फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। जिहादी पाकिस्तान से आते हैं, आतंकवादी पाकिस्तान से आते हैं, रेडिकलाइजेशन पाकिस्तान से होता है, न्यूक्लियर थ्रेट पाकिस्तान से। अगर 2 स्टेट सोल्यूशन चलता तो हिंदुस्तान पाकिस्तान तो शांति होनी चाहिए। 75 साल हो गए 2 स्टेट बने हुए। सर ये ना आंख बंद करके शुतुरमुर्ग बनना चाहते हैं। और अभी इनको जो मिडिल ईस्ट में झटका लगा है अमेरिका और अमेरिका की पॉलिसी को, इट इज माइंड बॉगलिंग। ये इनको रियलाइज नहीं हो रहा, इनको ये नहीं हो रहा कि इनके साथ क्या हो रहा है। और एक और चीज बता दूं सर, जो इनकी बेसिस जहां कहीं भी मिडिल ईस्ट में, आज मैंने सवाल उठाया था टीवी पे भी, आपके माध्यम से भी उठा रहा हूं, क्या वो मिडिल ईस्ट की बेसिस सेफ है? मैं आपको कह रहा हूं इनकी बेसिस पे जिस कंट्री में बेस, एक दिन देखना वहां के लोग अटैक करेंगे, जो टर्की में हुआ, जो टर्की में। और टर्की क्या है? नेटो का मेंबर है। नेटो का मेंबर अमेरिका में, तो नेटो के मेंबर में जहां तुम्हारी बेस है, वहां तुर्की के लोग तुम पे अटैक कर रहे हैं। लाखों लोग सड़कों पे आ रहे हैं, सारे जहादी खड़े हैं, भाई हम जहाद में जाना, जहाद में जाना। यहाँ पाकिस्तानी भी लगे हैं। पाकिस्तान ने करीब अपने 1000 जहादी ईरान में और लेबनान में पहुंचा रखे हैं। मर्सरी $30 दिन पे वो लड़ने को तैयार है। यहाँ पाकिस्तान का एक इंस्पेक्टर कहता मुझे साहब परमिशन दो, मैं जहाद करने जाऊंगा। तहरीक लबीक वाला कहता हमें इजाजत दो, हम अपने खर्चे पे जहाद करने जा रहे हैं। और ये जो आपका ये जमात दावा वाला मुल्ला, इससे तो वो जो हमास का लीडर है उससे अपनी रैली को एड्रेस करवाया। वो कहता हम पैसे भी देंगे, हम जहाद भी करेंगे, हमास ने हमसे पैसे मांगे, हम जहाद भी करेंगे। ये पाकिस्तानियों की असलियत। और क्या कहते हैं, इंडिया से दोस्ती कर लो, इंडिया आप हमें एक्सपोर्ट कर लो, इंडिया से ट्रेड कर लो। भाई तुम्हारे पास ट्रेड वेड करने को क्या, तुम जहाद करो ना जाके। और अब मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही सर, अब जहादवाद की बहुत बातें हो गई, हिजबुल्लाह, हमास, ये तहरीक लबीक, करते क्यों नहीं? करते तो कुछ है नहीं, और कह रहे जहाद करेंगे, जहाद करेंगे। वो हसन नसरुल्लाह फोटोवे खिंचा रहा, इस्माइल हनिया फोटोवे खिंचा रहा, ईरान फोटोवे खिंचा रहा। मिडिल ईस्ट में जब तक आप हमास, हिजबुल्लाह और ईरान को निष्क्रिय नहीं करोगे, यहाँ कभी शांति नहीं आ सकती। यहाँ कोई आपको जीने नहीं देगा। जब तक ईरान खड़ा है, वो कभी वर्ल्ड में पीस होने नहीं देगा। और अब इनके साथ तो चाइना जुड़ गया। इनका असला नॉर्थ कोरिया से आया था, ट्रेनिंग हुई थी हरिपुर में, केपीके में, पैराग्लाइडर्स की। और एसएलजी इनके लोगों को चित्राल में ट्रेन कर रहा है। तो यहाँ पाकिस्तान का फुटप्रिंट तो साफ साफ आ रहा है। और पाकिस्तान के करीब 50 लोग सर, 50 एसएलजी और स्पेशल फोर्सेस के लोग एंड में, ये अगस्त के सितंबर के एंड में गए थे गाजा। क्या करने गए थे? मुल्ला मुनीर इस अटैक से पहले ईरान क्या करने गया था? ईरान के लोग चाइना और पाकिस्तान क्या करने आ रहे थे? ये रॉकेट कहां से आए? हरिपुर में किसकी ट्रेनिंग हुई? अगस्त सितंबर के महीने में हरिपुर में 300 लोगों ने ट्रेन किया। चित्राल में आपने हमस का कार्य ट्रेन किया। तुम्हारे लोग गाजा क्या करने गए? सवाल तो ये है। पाकिस्तान आपका इन्वॉल्व है, नॉर्थ कोरिया, चाइना, टर्की, और बाकी आपका ईरान तो है ही। बाकी ये लेबनान, वहां तो हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर ही है। हिजबुल्लाह तो ऑपरेट ही करता है लेबनान से। जबकि 80% लोग संजय सर अब बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। उस दिन गाजा के हॉस्पिटल में जो हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लोग बेचारे लोग मारे गए, हमारी सहानुभूति उनके साथ। बट आप देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में लाखों लोग जहाद करने के लिए रोडों पर निकल गए। हमें जहाद करना, हमें जहाद करना है। मतलब आप इस मानसिकता को कैसे कंट्रोल करेंगे? इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, ये मानसिकता है जिसे लड़ना पड़ेगा और अमेरिका को समझना पड़ेगा। याद है संजय सर, आप, मैं जब जयपुर आया था, मैंने आपको बोला था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इज इमिनेंट। कब होगा ये नहीं पता, ये होना जरूर है। क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम होना जरूर है। आज सारे मुसलमान मुल्क, इंक्लूडिंग इस घटना के बाद यूएई, ये जो घटना हुई हॉस्पिटल की, यूएई और बहरीन भी आज ये खड़े हैं सर हमास के साथ। हमास आतंकवादी संगठन है पर उसके साथ खड़े वो मुसलमान है। पूरा दुनिया इस तरफ खड़ा है। अब मैक्रोन साहब कह रहे भाई जो सपोर्ट करेगा मैं उसको डिपोर्ट कर दूंगा, यूके वाला कह रहा मैं डिपोर्ट कर लूंगा। पर अगर आप रैलियां देखें ऑस्ट्रेलिया में, आप रैलियां देखें लंदन में, आप रैलियां देखें यूएस में, आप रैलियां देखें फ्रांस में, आप रैलियां देखें कनाडा में, कितनी रैलियां निकल रही है। तो कहां कहां ग्राउंड पे कहां एक्शन हो रहा? कुछ नहीं हो रहा। और ये जो सबसे बड़ी वेकअप कॉल दुनिया को एक चीज समझना पड़ेगा, जहां इस्लाम की बात आएगी वहां अगर आपके सामने आतंकवादी संगठन भी लोगों का कत्ल गैरत कर होगा, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड उनके पीछे है। और आज मैं उम्मा के हमारे बराबरों से एक बात पूछूं, भाई तुम 56-57 मुल्क हो, गाजा में मात्र 20 लाख लोग हैं।
तो यार तुम 10-10 हजार करके भी लोगे काम तो वैसे हो जाएगा, 5-5 हजार करके लोगे काम वैसे हो जाएगा। तो 57 मुल्कों को क्या तकलीफ है गाजा के लोगों को लेने में? क्यों नहीं ले रहे तुम तो उम्मा की बातें कर, तो 57 आपको मुल्कों में मैं ले लो एक 10,000 करके, ले ऐसा लो। है कि ये जितना भी डिस्कोर्स चल रहा है गाजा के बारे में, तो मैं तो बताऊं, हमारे तो कई सारे फॉरेन सर्विसेज के दोस्त हैं, उनको भी इसकी हिस्ट्री की जानकारी नहीं है। आप ये बिल्कुल भूल जाते हैं साहब कि ये जो पूरा तमाशा हुआ है वो क्या था। मैं थोड़ा सा संक्षेप में आपको भी याद दिला देता हूँ। जी 47 में यूएन का पार्टीशन प्लान था। 48 में आई थिंक 15 सितंबर को ये लागू हुआ, और 48 में ही जिस दिन लागू हुआ उसी दिन ये आपके 7 अरब देशों ने मिलकर इनको हमला कर दिया, और अरब अरब लीग जो थी वो 23 के 23 देश जो थे वो एक तरफ हो गए। और जो पार्टीशन प्लान था उसमें 68% मिला था यहूदियों को, 32% पैलेस्टीनियन को। अच्छा, पैलेस्टीनियंस जो थे वो जो पहले पुराना जिसको ट्रांस जॉर्डन कहते थे, जो अब जॉर्डन है, वहां भी थे। हाँ देखिए, वो वहां भी थे। तो उनको ये 32% यहाँ जो मिल रहा था वो नहीं सुहाया, तो उन्होंने झगड़ा किया। तो एज अ रिजल्ट लड़ाई में वो रह गए करीब 22-23%, पिट गए। और उसके बाद आप ये देखिए क्या हुआ कि ये जो वेस्ट बैंक है और गाजा है जिसको लेके इतना हल्ला करते हैं, वेस्ट बैंक को तो ऑक्यूपाई कर लिया जॉर्डन ने, और गाजा को ऑक्यूपाई कर लिया इजिप्ट ने। नो करेक्ट, पैलेस्टाइन, करेक्ट, नो पैलेस्टाइन। करेक्ट, और बिल्कुल सही कह इसके रहे हैं। बाद फिर जब 67 का युद्ध हुआ, तब ये दोनों क्षेत्र इजराइल ने कब्जे कर लिए। और उसके बाद फिर वो कैंप डेविड अकॉर्ड होते हैं, मेरे ख्याल से 78 में शायद हुआ था वो, जो बिगिन जी और सदात के बीच में हुआ था। तो उसके बाद अरब लीग ने 79 से 89 तक इजिप्ट को बाहर कर दिया, और इजिप्ट ने फिर गाजा छोड़ के गाजा को इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन के रूप में मान्यता दे दी। तो ये जो पैलेस्टाइन बनाने का प्लान था वो तो इजराइल और इजिप्ट का प्लान था भाई, अमेरिका का प्लान था। अरब देशों का प्लान तो कभी था ही नहीं। ये तो और इन्हें उसके तो उसके पूरी बाद उसके बीच में सुनिए, ये जब 67 में इजराइल ने जब ऑक्यूपाई कर लिया, तो अ, आपके उसके पहले जो पैलेस्टाइन के जो सिटीजन्स थे, जब वेस्ट बैंक को ऑक्यूपाई कर रहा था जॉर्डन, तो उसने उनको सिटीजनशिप दे दी थी जॉर्डन की। एज अ रिजल्ट वहाँ 50% हो गए पैलेस्टीनियंस, को यहाँ पहले से थे, प्लस वो आ गए। जी तो 50% जॉर्डेनियन सिटीजन्स जो थे वो पैलेस्टीनियन हो गए। इन्होंने उत्पात शुरू कर दिया, और जब 67 में वहाँ से भगाए गए, और ख़ासतौर से जो इनके मिलिटेंट एलिमेंट थे वो भगाए गए, तो इन्होंने जॉर्डन में आके इतना उत्पात किया कि जॉर्डन की सेना ने उनको मार-मार के भगा दिया, और वो भाग गए लेबनान। उन्होंने लेबनान की ऐसी-तैसी करनी शुरू कर दी। तो भाई जॉर्डन ने इनको, जो ब्लैक सितंबर ग्रुप है, वो इन पैलेस्टीनियंस के तो था। इनको ज़ियाउल हक करेक्ट, ने, वो जॉर्डन में था, उसने इनको मारा था, कोई 3,500-4 हज़ार लोगों को कत्ल किया था उसने। तो बिल्कुल इनका सही कह ये रहे हैं सब सर आप। तंग हैं, पूरे के पूरे अरब वाले, वो पूरी तरह से तंग हैं, और इसीलिए हमास ये ट्राई करता है बार-बार कि किसी तरह से सिचुएशन को इतना इन्फ्लेम करे कि कम से कम अरब वर्ल्ड को उसके साथ खड़ा होना पड़े। जी। और सर अरब वर्ल्ड कोई नहीं चाहता, इनको सब जो है, एवरीवन नोज़ कि ये बदमाश हैं। इन्होंने जॉर्डन के साथ बदमाशी की, इजिप्ट के साथ बदमाशी की, सबके साथ बदमाशी करते हैं, इसलिए इजिप्ट इनको नहीं आने देना चाहता, जॉर्डन नहीं आने देना चाहता, कोई भी आने नहीं देना चाहता मुस्लिम मुल्क। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। They are the worst. They treat them as the worst criminals among the Arabs. सर यहाँ तो मैंने अरबों के वीडियो देखते हैं, कहते हैं कि आई विल गेट अ ज्यू टू माय होम बट नॉट अ पैलेस्टीनी। वो कहता है ज्यू के साथ मैं खाना खा लूंगा, इसके साथ नहीं खा लूंगा। इनको कोई एंट्री देने को तैयार नहीं। मुझे बताइए, एक टाइम में बेरूत को कहते थे बेरूत इज द पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट। उस लेबनान का उन्होंने क्या हाल कर दिया, क्रिश्चियन डोमिनेटेड, जब इनकी वहां संख्या बढ़ती गई तबाह कर दिया इसको। सीरिया एक टाइम क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री थी, सीरिया का आप देखिए क्या हाल कर दिया इन्होंने। बेरूत का क्या, लेबनान में तो 80% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं, और ये जहाद की बातें करते, इसीलिए तो फतह किसी कहता, मैं जॉर्डन वाला कहता भाई मैं किसी को आने नहीं दूंगा।
तो मैं आज आपके माध्यम से वही तो सवाल प्रश्न पूछ रहा था यार, अगर तुम्हें इतना दर्द है, तुम सब खड़े हो आतंकवादियों के साथ, तो इनमें से 10-10 हजार लोग ले लो अपनी कंट्री में, 20 कंट्री में काम हो जाएगा, 5-5 हजार भी लोगे 40 में हो जाएगा, 3,500 भी लोगे, 57 मुल्क हो, तो दिक्कत क्या है? और अगर पाकिस्तान को इतनी तकलीफ हो रही है तो अपने यहाँ ले लो ना, 20 लाख लोग ही तो हैं, ले लो अपने यहाँ, क्या दिक्कत है तुम्हें? सर इन्हें विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट वांट टू डिमीन एनीबॉडी, बट इन्हें गलीज कहते हैं मिडिल ईस्ट का। मेरा एक बार एक काउंटर पार्ट था, वो मिडिल ईस्ट देखता था, तो वो कभी हंसता नहीं था। मैंने एक बार किसी से पूछा, मैं कहा यार ये क्या आदमी है, ये हंसता नहीं। उसके पास जॉर्डेनियन पासपोर्ट था। तो मुझे किसी ने कहा, मैंने कहा जॉर्डनी ऐसे होते क्या? पहले पहले मैं जानता नहीं था। उसने कहा जॉर्डनी ऐसे नहीं होते सर, ये है फलस्तीनी। कहना फलस्तीनी कभी नहीं हंसता, वो हमेशा जिहाद करने के चक्कर में रहता। मैंने कहा अच्छा, तूने बता दिया, पता लगा कभी मेरा ही नंबर लगा दे। मतलब आप इनकी मानसिकता देखिए, आप इनकी मानसिकता देखिए। मतलब आप, इन्होंने आईसिस वाला हर स्टैंडर्ड पार कर दिया। ये ऐसे लोग हैं जो अपने मिडिल ईस्ट में भी इनको कोई लेने को तैयार नहीं है। और ये क्या कर रहे हैं, आज हम जहाद कहेंगे, सब मुसलमान भाई हमें आके जोड़ दो। भाई मुसलमान भाइयों को कह रहे हो ना जहाद के लिए जुड़ जाओ, तो ये अपील क्यों नहीं करता हमास भाई, हम सब मुसलमान भाई हमारे ऐसे 5-5 हजार लोग ले ले, काम खत्म हो जाएगा, 10-20 कंट्रियों में निपट जाएगा सारा काम। 10-10, 20-20 हजार लोग भी लोगे तो काम खत्म हो जाएगा। वो अपील क्यों नहीं करते? जहाद के लिए तो तुम पूरे मुसलमानों को बुला रहे हो, तो इन मुसलमानों को अपील कर दो ना भाई, हमारे 20-20 लाख लोग ले लो, काम खत्म हो जाएगा। हम कितने लोग हैं, 20 लाख लोग तो ले देखे हैं यार, हमारी भी जिंदगी बन जाएगी, हम भी आ जाएंगे। पर सवाल ये है, अगर आज पोल किया जाए, क्या सऊदी अरबिया एमबीएस एक भी बंदे को लेने को तैयार है? नहीं। सर छोड़िए, अफगानिस्तान एक बंदे को लेने को तैयार नहीं, पाकिस्तान एक बंदे को लेने को तैयार नहीं। ये जो उम्मा के ठेकेदार बने खुद, अर्दोगन लेगा क्या? अर्दोगन भी नहीं ले रहा। अर्दोगन क्यों नहीं लेता? अर्दोगन भी लेने को तैयार नहीं है। इन्होंने गोरों का बेवकूफ बना बना के ये छलांग मारे कनाडा जाने की, क्योंकि वो जस्टिन ट्रूडो कह रहा हाँ मैं देखूंगा, मैं करूंगा। ये कनाडा जाने के फिराक में बैठे हैं, और जहां ये जाएंगे उसको लेबनान बना देंगे, जहां ये जाएंगे उसको सीरिया बना देंगे। और यही इनकी वास्तविकता है। लेबनान बीइंग अ क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री, देखिए हाल क्या हुआ आज, क्रिश्चियन वहां भागते फिरे। सीरिया का क्या हाल इन्होंने कर दिया। अगर इन्होंने लास्ट 6 सालों में किसी कंट्री को कन्वर्ट करके बर्बाद कर दिया, वर्ल्ड मस्ट रीड द केस स्टडी ऑफ लेबनान। लेबनान में क्या हुआ पिछले 40 साल में, आप देखिए, आपको पता लग जाएगा। सीरिया में लेबनान क्या में हुआ भी 28 साल में। लेबनान की जो सरकार थी उसने इन पैलेस्टीनियंस को ले लिया, क्योंकि जॉर्डन ने निकाल दिया, सीरिया ने लिया नहीं, लेबनान ने ले लिया। तो देख लीजिए लेबनान का क्या हाल है। देखिए लेबनान का मालिक कौन? हसन नसरुल्लाह। और सर हम हर बार में ये हिजबुल्लाह हमास सबकी बातें तो करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि इसके पीछे कौन है। इसके पीछे तो ईरान है। ये खुमैनी इसके पूरे पीछे लगा है। खुमैनी का पैसा, खुमैनी का दाल पानी चलता है। और अगर वो बराक हुसैन ओबामा खुमैनी को $80 बिलियन नहीं देता संजय सर, आज ये परिस्थिति नहीं होता। अगर वो चाइना को खाता, आज दुनिया वुड बी अ बेटर एंड मोर शांत प्लेस। उसने खड़ा किया। और जो सुजन राइस से लड़ाई करवाई हमारे दद्दू के कान में डलवा के, ये रशिया यूक्रेन वाली, इसकी जरूरत क्या थी? मैं तो हमेशा से पूछता रहा हूँ जयपुर डायलॉग से, अरे भाई क्रिश्चियनों, तुम्हें क्या हो गया? एक दूसरे को क्यों मारे हो रशिया यूक्रेन में? यहाँ देखो मुसलमानों की यूनिटी देखो, हर कोई एक के पीछे खड़ा है। आतंकवादी संगठन के पीछे भी दूसरा मुसलमान खड़ा है। अपने देश में लेने को तैयार नहीं, तो उसके यहूदियों और नहीं, कोई भी हमास से, सब खड़े क्या है, वो खड़े नहीं है, सब दूर दूर से कह रहे हैं हाँ हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। वहां जाके खड़ा कोई नहीं नहीं, हो रहा, मतलब दूर से सब कह रहे हैं तुम्हारे सर साथ ये खड़े हैं, देखिए तुम्हारे ना, साथ खड़े हैं, तुम्हारे साथ खड़े हाँ दूर से खड़े। और देखिए ना, जो बाइडेन से कोई मिला नहीं। आप ये देखिए, मैं ये जो पोप फ्रांसिस है, मैंने तो कई बार उसको भी अपील किया, मैं कहा भाई तू जाके बैठ जाए, इनका आपस में लड़ाई बढ़ाई तो रुकवा दे रशिया यूक्रेन की। क्योंकि अब संजय सर ये समझ नहीं आ रहा कि देखिए क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो इमिनेंट है। आज देखिए ना दुनिया में खेमे बढ़ गए। मैं आज सवाल पूछूं, यूएन कहाँ है आज? I2U2 कहाँ है आज? आईमैक कहाँ है आज? ब्रिक्स कहाँ है आज? एससीओ कहाँ है आज? आज किसी भी समीकरण की बात करें, कहाँ है? दे आर नॉट ऑपरेशनल, दे आर नॉट ऑपरेशनल आज की डेट में। पूरे दो खेमे हो गई, और कोई भी मुसलमान मुल्क इंक्लूडिंग ओबामा इनकी बर्बरता की भत्सना नहीं कर रहा। कह रहा वायलेंस मत स्टॉप। वायलेंस स्टॉप का मतलब है हमस को छोड़ दो। वायलेंस स्टॉप का मतलब है भाई हमस को मत मारो। और एक और बात बताऊं सर, इन्होंने 30 मीटर नीचे टनलें बनाई हैं। अब गाजा इज 1/4 ऑफ दिल्ली, दिल्ली के 1/4 एरिया में।
दिल्ली में 372 किलोमीटर का हमारा मेट्रो नेटवर्क है। इनका जो टनल्स का नेटवर्क है 500 किलोमीटर का, 500 किलोमीटर का। दिल्ली में 372 किलोमीटर है और 30 मीटर नीचे टनलें बनाई है कंक्रीट की। अब होगा क्या? अगर आपको उन टनलों को गिराना है तो आपको बंकर बस्टर यूज करना पड़ेगा, पर प्रॉब्लम ये है जब आप बंकर बस्टर यूज करोगे, टनलें तो गिरेंगी, साथ में जो मकान वकान है वो भी गिरेंगे। और जो बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के ये जो हमारे गाजा के 19,000 लोगों को रोज आने जाने देता था, सोचता था इन्हें नौकरी दूंगा, इन्हें एनेबल करूंगा, क्या वो मॉडल चला? दुनिया को इस पे भी विचार करना चाहिए। दूसरी बात, क्या हर हमास के घर में से, हर मस्जिद में से, हर घर में से, मस्जिद में से, स्कूल में से, अस्पताल में टनलों का रास्ता है? एवरी अपार्टमेंट ब्लॉक हैज एक्सेस टू टनल्स। तो क्या ये माने कि किसी को नहीं पता था इसराइल ये अटैक होने वाला? पता था इनको। और सबसे बड़ी बात सर, वो जो 16,000 आतंकवादी मारे गए वो कहां से आए थे? जुपिटर से आए थे क्या? सैटर्न से आए थे क्या? प्लूटो से आए थे? वो तो गाजा पट्टी के ही थे ना। दुनिया उस चीज को भूल जाती है। जिन्होंने ये नरसंहार किया वो कहाँ के हैं, और करंट हिजबुल्लाह का कार्डर कहाँ का है, सॉरी करंट हमास का कार्डर कहाँ का है, ये भी तो यही का है। मतलब जब फिर इन पे रिटेलिएशन होता तब कहते हो हाय अल्लाह क्या कर दिया। ये हिपोक्रेसी कब तक चलेगी? दुनिया इसको कब तक बर्दाश्त करेगा? कब तक इसमें कोई खुल के बात नहीं करता? यार जिन्होंने बच्चों को मारा, औरतों को मारा, जो चुन चुन के बेचारे लड़कियों का रेप कर रहे थे, 50-50 लड़के टूट रहे थे एक लड़की पे। और एक वीडियो आई एक आतंकवादी की, उसने तो कहा था हमें बोला था हर लड़की को टारगेट करो, 5 साल से लेके 95 साल तक टारगेट एवरी फीमेल, और बच्चों को पकड़ के लाओ या मारो। अब देखिए सर, लड़कियों को उठा के ले गए, बच्चों को उठा के ले गए। आइडिया क्या है? यहूदियों की आबादी को लिमिट करना या खत्म करना। अगर औरतें गई और बच्चे गई तो इन वे यू आर ट्राइंग टू लिमिट द पॉपुलेशन ना। आपका आइडिया तो वही था। और क्या किया उन्होंने? बॉर्डर तक लेते थे, बॉर्डर से दूसरा आगे आगे का माल कार्रवाई करता था। पूरा फुली ऑर्गेनाइज कोऑर्डिनेटेड अटैक था। और दुनिया आज पूछ रही है सवाल इजराइल से, अस्पताल कैसे गिरा? ये पूछो ना। दुनिया दुनिया ये क्यों नहीं पूछती कि ये रॉकेटें क्यों चला रहे? दुनिया ये क्यों नहीं पूछती अगर इजराइल आज बंदूक छोड़े तो इजराइल खत्म हो जाएगा, नेस्तो नाबूद कर देंगे इजराइल को। और आज ये नहीं पूछता कोई यार ये हमास वाले मस्जिदों से, स्कूल से, या आपके अस्पतालों से रॉकेटें क्यों चलाते, आबादी से रॉकेटें क्यों चलाते? दुनिया ये नहीं पूछती 500 किलोमीटर की टनलें खोदने का जिम्मेदार कौन है? दुनिया ये नहीं पूछती कि हर घर में से एक जिहादी कैसे निकलता? वो दुनिया ये दुनिया की पूछती तो पूछने की ना। बात तो अलग है। मैं ये पूछता हूँ कि ये जब टनलें बन रही थी उस टाइम पे इजराइल क्या कर रहा था? इजराइल की भी तो गलती है इसमें। जब इन्होंने टनल खोदना शुरू किया था उसी वक्त कर लेते तो 2-4 किलोमीटर की टनल ध्वस्त करनी पड़ती। सर लेकिन एक पहले बात तो है, एक बार जब इन्होंने, जी देखिए, पहले इन्होंने जो एक बार टनलें ध्वस्त की थी तो इजराइल ने बोला हमने करीब 25-30 किलोमीटर जो उनके जंक्शन है वो उन्होंने ध्वस्त की थे। तब हमास का स्टेटमेंट आया नहीं इतना ध्वस्त नहीं हुआ, 10% ही हुआ, 25-30% नहीं हुआ। तो मतलब अगर यहाँ तो सर दो गाजा है, एक जमीन के ऊपर का गाजा, एक जमीन के नीचे का गाजा है। मतलब जमीन के नीचे का गाजा ऊपर वाले गाजा से बड़ा है। और फिर जब एक्शन होगा, अब तो एक्शन होने वाला है, देखिए जॉर्ज ये अपने बाइडेन जाएंगे तो अब एक्शन तो होगा, 100% आईडीएफ अंदर घुसेगी। देखिएगा सर, आप देखिएगा जैसे एक्शन लेकिन होगा, आईडीएफ देखिए अंदर उमर। घुसेगी ये टनल से तो आईडीएफ को इसमें लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसको प्रॉब्लम होगी। लेकिन एक बात तो है, बाकी सब तो ठीक है। हमारे पुतिन चाचा बहुत खुश हैं। हाँ, वो खुश है क्योंकि देखिए अब उसको, अब जेलेंस्की को कोई हथियार दे नहीं रहा। वैसे ही अमेरिकन का अगर आप प्रेस सेक्रेटरी का एक वक्तव्य देखे, पहले उन्होंने कहा था वी आर रीचिंग एंड ऑफ द रोप फॉर सपोर्टिंग यूक्रेन। मैं आपको कह रहा था ना सर, यूक्रेन लॉस है, ये गड्ढा किसी काम का नहीं, कॉमेडियन किसी काम का नहीं है। सारे पैसे इस पर डूब गए, इस पॉलिटिकल पप्पू ने सबके पैसे डुबा दिए। दुनिया तंग है। आप जर्मनी की बात करें, आप यूके की बात करें, फ्रांस की बात करें, अमेरिका की बात करें, प्रायोरिटी कहाँ है? प्रायोरिटी आपकी है इजराइल, प्रायोरिटी यूक्रेन नहीं है। और ये जो ओबामा ने दद्दू के कान में डलवाया था रशिया यूक्रेन, ओबामा तो अपना काम कर गया। अब जैसे आप ये देखिए, अमेरिका का अब यूएस के जो भी एक्सपर्ट्स हैं ना, वो सब अब लगभग यूनानिमस हो गए हैं कि रशिया हैज वन द वॉर। जीतना ही था रशिया को। सर अगर आप 5-5.5 हजार सैंक्शंस के बाद भी पूरा दमखम लगा के भी रशिया को नहीं हिला पा रहे हो तो रशिया तो जीत ही गया। अब यूएस की प्रॉब्लम क्या है? दोनों वारों को फंड करना, हथियार आधा यहाँ भेजना, आधा वहां भेजना है। अगर आप इसमें परिकल्पना कीजिए, अगर शी जिनपिंग ताइवान के संदर्भ में कोई स्टेप लेता है तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ताइवान को डिफेंड कर पाएगा? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जापान को डिफेंड कर पाएगा? क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका साउथ कोरिया को डिफेंड कर पाएगा? पीछे किम ने एक स्टेटमेंट दिया था,
भाई ये जो मेडिटेरियन में तुम्हारे कैरियर आए हैं, दिस इज माय सिक्योरिटी थ्रेट, मैं इन पे हमला कर दूंगा। अगले दिन स्टेटमेंट आता, चाइना कहता जापान मेरा सिक्योरिटी थ्रेट है। जापान चाइना का सिक्योरिटी थ्रेट है, सोचिए जो जापान के पास सेना नहीं है। और ये हमारे पड़ोसी जिहादी, इन्होंने परसों अनप्रोवोक्ड फायरिंग करनी कैरना सेक्टर में बीएसएफ पे हमारे 2 लोग जख्मी हुए हैं। तो मतलब आप देखिए ना, ये सारा चक्र चल रहा है और उसका सूत्रधार है चाइना, और वहां सूत्रधार है ईरान। ईरान का विदेशी मंत्री मुझे तो लगता है यूनाइटेड जिहाद काउंसिल का हेड है आज की डेट में। वो जिससे भी मिल रहा सब जिहादियों से खुलेआम मिल रहा है। और आपको याद होगा दिल्ली में इजराइल के डिप्लोमेट की गाड़ी के पीछे बम लगाने में भी ईरान का हाथ था। और ये जो कहते थे ईरान हमारा दोस्त है, ईरान ये है, ईरान हुआ, मैं तो हमेशा मानता रही कि ईरान किसी का दोस्त नहीं है। ईरान किसी का दोस्त नहीं। और संजय सर, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, अब की बात जब जुड़ रहे हैं, कोई शिया सुन्नी का फर्क भी नहीं है। पहले तो शिया सुन्नी वाली बातें होती थी, पर जब हनूद और क्रिश्चियनों के अगेंस्ट और यहूदों के अगेंस्ट जुड़ना है, तब शिया सुन्नी भी कुछ नहीं, सब खत्म हो गया, सब एक हैं। ये ईरान और पाकिस्तान की कुछ नहीं बनती, पर जब पैलेस्टाइन का विषय आता, दोनों में यूनिटी है। पाकिस्तान हैज बीन फैसिलिटेटिंग आर्म्स थ्रू ईरान, जहादी थ्रू ईरान, ट्रेनिंग थ्रू ईरान, सब मिल जाते हैं। जब इनको लोगों को ठोकना है, जब इन्हें काफिरों को ठोकना, सब मिल जाते हैं। ये जो हमारे वेस्ट में बैठे ना बुद्धिजीवी, उनको इस चीज, दे शुड वेक अप एंड स्मेल कॉफी, उनको जागना पड़ेगा। और ये जो कहते हैं अमेरिकन जो 2 स्टेट सोल्यूशन कहते हैं, भाई इंडिया पाकिस्तान देख लो, चल गया 2 स्टेट सोल्यूशन। The problem is unless and until the concept of jihad is made unsustainable, तब तक ये रुकेगा नहीं। जब तक जहाद की ये जो प्रोबेबिलिटी है या जहाद का कॉन्सेप्ट को सस्टेनेबल आप बना के रखोगे, जहाद होता रहेगा। जिस दिन ये समझ आया यार ये जहाद सस्टेनेबल नहीं है, उसी दिन जहाद रुकेगा। और सर, इस्लामिक जहाद नहीं, को आप पैसों से नहीं खरीद सकते। जिहाद इस्लामिक को, जहाद ये को तो बात पैसों से सही है, जिहाद पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन नहीं जिहाद खरीद सकते। रुकता नहीं है। आपको जिहाद यानी जिहाद करने वालों को ख़त्म करना होता है, एक बात। और दूसरी बात, जहाँ से जिहाद आता है, आपने जो होली काउ ट्रीट कर रखा है कि साहब हम बड़ी किताब के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, छोटी किताबों के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। जो नैरेटिव और आइडियोलॉजी जहाँ से आती है, उसको, उस थियोलॉजी को आपको डायरेक्ट अटैक करना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल करेक्टनेस जो है, ये वेस्ट की भारी पड़ सबसे रही बड़ी वीकनेस है, सबसे बड़ी कमज़ोरी, दुर्बलता है। ये इसका जो निष्कर्ष है वो मैं ये निकालता हूँ। जी। जी, तो संजय सर, अब हम इस चर्चा को विराम दें, आप कहें तो? या आप कुछ अंत में जी कुछ बस कहना एक चाहें लास्ट तो? चीज बोलूंगा, बस लास्ट चीज एक बोलूंगा। सर, जहाद इज अ स्टेट ऑफ माइंड। यहाँ कोई जमीन का झगड़ा नहीं है, यहाँ कोई हुकूक का झगड़ा नहीं है, कोई इकोनॉमी का झगड़ा नहीं। आधा आप मेरे को दे दूंगा, आप खुद लख लो, चले हमारा सेटलमेंट हो गया। देखिए, जहाद वहां भी है जहां 99% मुसलमान है, जहाद वहां भी है जहां 10% मुसलमान है, जहाद तो वहां भी है जहां परमानेंट 40% स्टेट ऑफ वॉर है, इट्स अ परमानेंट परमानेंट स्टेट स्टेट ऑफ ऑफ वॉर वॉर। है ये। बिल्कुल, इट इज अ मेंटल, it's a mentality you have to fight. It is not economic problem, it is not employment problem, it is not land problem. 2 स्टेट 3 स्टेट बनाओ, जहाद तब भी नहीं रुकेगा। अफगानिस्तान में क्यों जहाद है, पाकिस्तान में क्यों जहाद है, जो 99% मुसलमान जहां रहता है। इन चीजों का अध्ययन करना पड़ेगा सर, इन चीजों को देखना पड़ेगा। शुतुरमुर्ग बनने से बात नहीं बनने काम वाली, ये तो नहीं बिल्कुल क्लियर हो चलेगा। गई, बिल्कुल क्लियर हो बिल्कुल, गई। बिल्कुल सही। तो इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। सुमित पीर जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।